जी बच्चे, सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि मिर्स के लिए कितने लेक्चर्स आएंगे? बिट्स को बाद में डिस्कस करेंगे बच्चे, मिड आएगा। अरे वो सारे लेक्चर शामिल होंगे जो हमने किए होंगे उस वक्त। इवन ये सेट थ्योरी का जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ये भी इस आज नेक्स्ट वीक में जो भी लेक्चर होंगे। मैंने आपसे ना स्क्रीन शेयर की है, लेक्चर नंबर 14, दैट इज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ सेट थ्योरी। और यकीनन आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने आपसे कहा था कि आप इसको देख लीजिएगा, क्योंकि वो बेसिक चीज़ें हैं। इंट्रोडक्शन टू सेट थ्योरी है जो आपने बहुत पहले भी लाइक मैट्रिकुलेशन से लेके आगे इंटरमीडिएट, और फिर आपने सेट थ्योरी एंड लॉजिक में भी बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ी होंगी। कोई नई चीज़ नहीं है। आपने सिर्फ वो पॉइंट आउट करना है जिस टॉपिक में आपको कोई इशू आ सकता है। मैं वैसे एक एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, वैसे जितने भी इसके कंपोनेंट्स हैं सेट थ्योरी के, बेसिक सेट थ्योरी के, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। और 10:40 पे आपका क्विज स्टार्ट हो जाएगा, और उस वक्त आपने बिल्कुल उसी पैटर्न पे है जिस पैटर्न पे आपने लास्ट क्विज 1 दिया था। So, contents of today's lecture are given to you. Why we study set theory, then we define the sets and different operations on sets. We will define the memberships of sets, different notations, and how you deal the set theory with Venn diagram. ये आज के लेक्चर के बेसिकली कंटेंट्स होंगे। फिर आप नेक्स्ट स्लाइड देखें, स्लाइड नंबर 5, व्हाई वी स्टडी सेट थ्योरी। Understanding set theory helps people to see things in terms of systems, organize things into groups, or begin to understand logic. अच्छा, आप जब सेट की डेफिनेशन देखते हैं तो आप कहते हैं इट इज अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन अ सर्टेन पैटर्न। आप उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको प्लेस करते हैं एक पैटर्न में। ये एक कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होती है। एक्चुअली जब आप चीज़ों को सिस्टमाइज वे से देखना चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं, या आप उसको लॉजिक के थ्रू उसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो फिर आप करते ये हैं, उनको एक कलेक्शन में ले आते हैं, जिस कलेक्शन को हम कहते हैं कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, जिसको हम सेट कहते हैं। और फिर सेट पे लॉज ऑफ लॉजिक और उसकी जो उस सिस्टम को, उसकी जो अरेंजमेंट है, उसको यूज़ करते हुए आप डिफरेंट लॉज ऑफ लॉजिक और मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज़ करते हैं टू गेट थिंग्स ऑफ योर चॉइस एक्चुअली, कि आप किस तरह की चीज़ें उसमें से चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। सो जिस तरीके से आपके पास एक सिंपल स्टेटमेंट होती है, इनफॉर्मल स्टेटमेंट होती है, लॉजिक अप्लाई करने के लिए आप सबसे पहले उसको फॉर्मलाइज करते हैं। सो फॉर्मलाइजेशन की मीनिंग क्या है कि आप उसको सिंबॉलिक वे में लिखते हैं, एक सिंपलेस्ट वे जो उसका है लिखने का। उसमें लिखने के बाद फिर आप लॉज ऑफ लॉजिक अप्लाई करते हैं, डिफरेंट नोशंस अप्लाई करते हैं, और उसके थ्रू आप किसी भी स्टेटमेंट के बारे में कोई राय कायम करते हैं कि वो ट्रू है या वो फॉल्स है, या उस स्टेटमेंट का जो फर्दर क्या कहते हैं उसका जो एनालिसिस है वो आप करते हैं यूजिंग द लॉज ऑफ लॉजिक। बिल्कुल इसी तरीके से ये भी सेट्स भी ये एक सिस्टम है आपके पास, जैसे लॉजिक है, नंबर सिस्टम है आपके पास, इसी तरीके से आपके पास मैट्रिक्स सिस्टम है, इसी तरीके से ये सेट्स का भी एक पूरा सिस्टम है जिसके अपने ऑपरेशंस हैं, जिसकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन अपने तरह से डिफाइन होती है। यानी जिस तरीके से रियल नंबर्स का आप कहते हैं कि ये ऐसे ऐड होंगे, ऐसे सब्ट्रैक्ट होंगे, ऐसे मल्टीप्लाई होंगे, ऐसे डिवाइड होंगे, बिल्कुल इसी तरीके से सेट्स भी एक पूरा सिस्टम है, और उस सिस्टम के अपने ऑपरेशंस हैं जिनको लेके आप उन ऑपरेशन को लेके आप डिफाइन करते हो डिफरेंट सेट्स की जो नोशंस हैं उनको डिफाइन करते हो और उस पर अप्लाई भी करते हैं। सो ये तो डेफिनेशन है जो आपके सामने स्लाइड नंबर 6 में लिखी आ रही है। सेट इज अ गैदरिंग और कलेक्शन together into a whole of definite distinct objects of our perception and of our thoughts which are called elements of set। तो वो जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसमें उनको हम एलिमेंट्स ऑफ सेट्स कहते हैं, और नॉर्मली जो सेट्स हैं उसको हम अल्फ़ाबेटिकली कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जबकि उनके जो एलिमेंट्स होते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, उनको हम स्मॉल या जो आप लोअर केस लेटर से डिनोट करते हैं। So the elements or members of a set can be anything, numbers,
पीपल, लेटर्स, फंक्शन, कोई भी हो सकते हैं। और जब आप उसको एक सेट्स की शक्ल में या एक अरेंजमेंट की शक्ल में डिस्टिंक्ट वे में लिखते हैं, उसको हम फिर सेट कह देते हैं। तो दे आर कन्वेंशनली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर सेट्स, जबकि उनके एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। तो अ सेट शुड बी वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये कुछ एग्जांपल्स हैं स्लाइड नंबर 7 में। There is a set of different animals, then there is a set of alphabetics, lowercase letters of the alphabet, then there is a set of negative numbers. So in all above examples, each element of the set is distinct and well defined. So whatever the element you have in the set, it must be well defined, it must be distinct from the other ones. ऐसे नहीं हो सकता कि जैसे अभी आपके पास एक सेट लिखा हुआ है एग्जाम्पल 2 में ए बी सी अप टू सो ऑन सी, तो मैं अगर किसी जगह पे सी को रिपीट कर देता हूँ या बी को रिपीट कर देता हूँ, तो फिर ये कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आएगी। सो ईच ऑब्जेक्ट इज यूनिकली written, is distinctly written in the set form actually. So there must not be any repetition of the elements or objects. फिर आप ऐसे करते हैं कि सेट्स पे कुछ ऑपरेशंस डिफाइन करते हैं। जैसे आपके पास लॉजिक में ऑपरेशंस हैं, लाइक लॉजिकल कनेक्टिव्स आप यूज़ करते हैं, कंजक्टिव का, डिसजंक्टिव का। फिर आपके पास नेगेशन के होते हैं, फिर एक्सक्लूसिव और नैंड एंड इस तरह की जब आप ऑपरेशंस डिफाइन करते हैं लॉजिक में, सेम गोज विद द सेट्स एक्चुअली। सेम गोज विद द रियल नंबर की एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। तो सेट्स में जो ऑपरेशंस मेनली रोल प्ले करते हैं वो यूनियन है, वो इंटरसेक्शन है और कॉम्प्लीमेंट है। यूनियन आपको पता ही है कि अगर आपके पास कोई दो सेट्स ए बी लिखे हों, तो यूनियन से मुराद क्या है कि ए और बी दोनों के जो एलिमेंट्स एक सेट में रख देंगे डिस्टिंक्ट करके, तो वो एक यूनियन बन जाएगा। और इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स जो उन दो सेट्स में होते हैं उनका हम इंटरसेक्शन। तो नॉर्मली जो इंटरसेक्शन होता है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम हो जाते हैं, जबकि यूनियन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज़्यादा हो जाते हैं ए और बी की निस्बत, क्योंकि ए और बी के दोनों के एलिमेंट्स जो हैं वो यूनियन में शामिल हो जाते हैं। तो एक्चुअली ये एडिशन हो रही होती है एलिमेंट्स की यूनियन में, जबकि इंटरसेक्शन में आप क्या कर रहे होते हैं कि कुछ ए और बी के एलिमेंट्स माइनस हो रहे होते हैं, सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स जो हैं वो आप रिटेन करते हैं। और इसी तरीके से कंप्लीमेंट किसी सेट का होता है, ये तीसरा ऑपरेशन होता है मेन, जिसमें आप सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी भी सेट ए के एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं यूनिवर्सल सेट में से। यूनिवर्सल सेट एक कंप्लीट सेट होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है ओवरऑल कलेक्शन को। जबकि किसी सेट में कोई एलिमेंट्स ना हो तो उसको आप एम्प्टी सेट कहते हैं, और कोई एक एलिमेंट हो तो उसको हम कहते हैं कि वो सिंगलटन सेट है। ये डेफिनेशंस आपने पढ़ी होंगी, कोई नई चीज़ इसमें नहीं है, मेरा नहीं ख्याल है आपको कोई प्रॉब्लम होगा इसमें। इसी तरीके से जब आप कहते हैं कि दो सेट्स की इंटरसेक्शन फाई आती है, इसका मतलब है उनके दोनों के दरमियान में कुछ कॉमन नहीं है, तो हम कहते हैं कि डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो डिसएसोसिएटेड और डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं? अगर कोई दो सेट्स की इंटरसेक्शन एम्प्टी आ जाए, इसका मतलब है देयर इज नथिंग कॉमन इन द टू सेट्स, सो दे आर कॉल्ड द डिसजॉइंट सेट्स। तो ये कुछ नोमेनक्लेचर होता है सेट्स में, जब हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट, जब हम कहते हैं इक्वल सेट्स, जब हम कहते हैं कि ये प्रॉपर सेट्स हैं या इम्प्रॉपर हैं, इस तरह का नोमेनक्लेचर जो है वो आपको इस डेफिनेशन से मिल जाएगा सेट्स में। तो तरीके से ये क्लासिफाई किया गया है कि अगर आपके पास हम कहते हैं कि ए माइनस बी, तो इससे मुराद आपकी क्या होती है? ए माइनस बी यानी सेट ए के एलिमेंट्स को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं सेट बी के एलिमेंट से, विच विल गिव यू द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर मेंबर ऑफ ए बट नॉट मेंबर ऑफ बी। ओके, तो अगर आपके पास दो सेट्स दिए हुए हैं, सेट ए और सेट बी है, तो ए माइनस बी में सिर्फ ए के एलिमेंट्स वो होंगे जो कि बी के एलिमेंट्स नहीं होंगे। तो बी के एलिमेंट्स एक्चुअली माइनस कर रहे हैं आप, इसको हम कहते हैं ए माइनस बी। इन अदर वर्ड्स हम कहते हैं कि ये बेसिकली रिलेटिव कंप्लीमेंट है एक दूसरे के। So it is valid to subtract members of a set that are not in the set, such as removing the elements green from the set 1, 2, 3। ये एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन भी किया जा रहा है, आप लोग पढ़ सकते हैं। Then there is an important नोशन, और जिसको बल्कि हम ये कह सकते हैं कि ये भी एक ऑपरेशन है सेट्स पे, कि अगर आपके पास कोई दो सेट्स दिए हों, एक सेट ए है और सेट बी है, तो उनके प्रोडक्ट को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट से डिफाइन करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट्स क्या होता है कि अगर आपके पास कोई सेट ए है
दूसरा सेट बी है, उनको आपस में आप रिलेट करते हैं, तो सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट्स के साथ रिलेट होते हैं, और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट को आप डिफाइन करते हैं ए क्रॉस बी. So a new set can be constructed by associating every element of one set with every element of another set. हर एलिमेंट सेट ए का सेट बी के हर एलिमेंट के साथ रिलेट करता है. तो ये जो एक प्रोडक्ट बनता है बेसिकली ये ऑर्डर पेयर बनेंगे, यानी ऑर्डर पेयर में जो पहला एलिमेंट है वो सेट ए का होगा, दूसरा एलिमेंट सेट बी का होगा. So the Cartesian product of two sets A and B denoted by A cross B is a set of all order pairs A, B. ये जो small a है it belongs to capital A set and this small b belongs to set capital B such that A is a member of A and B is a member of B. Okay. ये जैसे एग्जांपल से एक्सप्लेन किया जा रहा है कि आपके पास कोई दो सेट्स हैं. First set is containing two integer 1 and 2 and the second set is containing two colors red and white actually. So set A is associated with set B through a Cartesian product by associating every element of set A with every element of set B. So one को आप red 1 comma red 1 comma white 2 comma red 2 comma white, तो आपने ये कहा कि आपके पास अल्टीमेटली एक सेट आ गया है which is relating every element of set A with every element of set B. तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है. अब आप देखें तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट्स हैं वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है. तो एक ऑर्डर पेयर एक एलिमेंट है, दूसरा ऑर्डर पेयर दूसरा एलिमेंट है. सो यू हैव 4 नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स, 4 ऑर्डर पेयर्स. इसका मतलब 4 एलिमेंट्स हैं. तो अगर आपके पास ए में 2 एलिमेंट्स हैं, सेट बी में भी 2 एलिमेंट्स हैं, तो किसी सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, उसको हम कार्डिनलिटी ऑफ द सेट कहते हैं, ऑर्डर ऑफ द सेट भी बल्कि कहते हैं. तो मैं अगर कहता हूँ कि ए में 2 एलिमेंट्स हैं, बी में भी 2 एलिमेंट्स हैं, तो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में 2 क्रॉस 2 यानी 4 एलिमेंट्स यानी 4 ऑर्डर पेयर्स होंगे. सिमिलरली आप 3 एलिमेंट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट्स भी डिफाइन कर सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से, कि फिर आपके पास ये ऑर्डर पेयर नहीं होंगे बल्कि 3 एलिमेंट्स उसके अंदर एसोसिएट हो रहे होंगे. सेम गोज विथ, ये नीचे देखें लिखा होगा 1 2 ग्रीन क्रॉस रेड. ये आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं, दूसरे सेट में भी 3 एलिमेंट्स हैं, और ये एसोसिएट हो रहे हैं थ्रू कार्टेशियन प्रोडक्ट. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में आप याद रखें कि अगर आपके पास सेट ए में m एलिमेंट्स हैं, सेट बी में n एलिमेंट्स हैं, तो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में एलिमेंट्स होंगे m क्रॉस n. तो मैं अगर ये कहूँ कि सेट ए में 4 एलिमेंट्स हैं और सेट बी में 3 हैं, तो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में 4 क्रॉस 3 यानी 12 एलिमेंट्स होंगे. और याद रखें दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो आपको ऑर्डर पेयर देता है इन द फॉर्म ऑफ सेट. फिर कुछ स्पेशल सेट्स होते हैं, जैसे स्लाइड नंबर 12 में आप देख पा रहे होंगे. स्पेशल सेट्स में आपके पास एम्प्टी सेट है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है, इसको नोटेट करते हैं फाई से, या आप सिंपल जिसकी करली ब्रैकेट्स हैं इनको एम्प्टी छोड़ दें. फिर एक सिंगलटन सेट होता है विच इज कंटेनिंग ओनली 1 एलिमेंट. इसी तरीके से कुछ सेट ऑफ प्राइम नंबर्स हैं, कंपोजिट नंबर हैं, नेचुरल नंबर, रैशनल, इरैशनल, सो मेनी एग्जांपल्स यू कैन पुट फॉर सेट्स. और जब आप सेट कहते हैं तो आप कहते हैं कि ये डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं. तो एवरी प्राइम नंबर इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर प्राइम नंबर. इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर्स, ये सारे के सारे जो हैं ये एग्जांपल्स हैं आपके पास सेट्स के डिफरेंट नेम्स हैं आप कह सकते हैं. फिर फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है. तो फाइनाइट सेट बाय नेम क्लियर है कि जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ वी कैन काउंट द एलिमेंट्स इन अ सेट. और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आप काउंट नहीं कर सकते, देयर आर सो मेनी एलिमेंट्स, देन वी कॉल इट एन इनफाइनाइट सेट. इसकी भी एग्जांपल्स जो हैं वो एक्सप्लेन की गई हैं. और याद रखें जो कार्डिनलिटी होती है किसी भी सेट की कार्डिनलिटी, इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट. एक्चुअली एक सेट में कितने एलिमेंट्स हैं वो उसकी कार्डिनलिटी है. अगर फाइनाइट है तो आप लिखें लाइक 10 है तो आप 10 कह देंगे, 12 15. अगर इनफाइनाइट सेट है तो फिर उसकी कार्डिनलिटी जो है उसकी नोटेशन, ये स्लाइड नंबर 15 में अगर आप देखेंगे तो सिंपली इट इज़ रिटन एज लाइक, अगर आप देखेंगे जो सेट ए लिखा हुआ है 4 पे, इट इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 2 3 अप टू सो ऑन. तो ये इसकी कार्डिनलिटी इनफाइनाइट है. एक्चुअली यू कैन नॉट काउंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स. ये नोटेशन होती है कार्डिनलिटी ऑफ इनफाइनाइट सेट्स की कि ये इनफाइनाइट सेट है.
और फाइनाइट के ऊपर लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि x इज अ लोअर केस लेटर्स, तो हाउ मेनी लोअर केस लेटर्स यू हैव इन अल्फाबेट्स? 26। अपर केस भी 26 है, तो इनकी कार्डिनैलिटी 5 है। सो मेंबरशिप, तो मेंबरशिप का भी अगेन वही है कि अगर आपके पास एक सेट ए है, एक सेट बी है, या एक यूनिवर्सल सेट है, तो इन सेट्स को जब आप कहते हैं ये एक दूसरे के सब सेट हैं, तो आप कहते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ वन सेट दे बिलोंग टू एलिमेंट ऑफ अनदर सेट। तो ये जो रिलेशन होता है एक सेट के एलिमेंट्स के दूसरे एलिमेंट्स के साथ, ये बेसिकली मेंबरशिप का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता है। और यूनिवर्सल सेट जो होता है, इट इज अ सेट ऑफ ऑल थिंग्स रेलिवेंट टू गिवन डिस्कशन is designated by the symbol capital U. So it contains every set actually. अगर आपके पास डिफरेंट सेट्स हैं, उन तमाम सेट्स जो हैं उनको एक रिप्रेजेंट करेगा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में यानी तमाम सेट्स आ जाएंगे, उसकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे उसमें आ जाते हैं। तो हम कहते हैं कि इट कंटेन्स एवरी सेट। फिर सब सेट होता है, इफ एवरी मेंबर ऑफ सेट ए इज आल्सो मेंबर ऑफ सेट बी, देन ए इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ बी। फिर आगे क्लासीफाई आप करते हो कि ए प्रॉपर सबसेट है या इन प्रॉपर सबसेट है, या ए सबसेट नहीं है बी का। फिर सुपर सेट क्या होता है, ये एक्सप्लेनेशन जो है वो स्लाइड नंबर 17 में 18 में ये दी गई है। तो जब आप कहते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इट मींस कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन सेट बी एक्चुअली। कि जब आप कहते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो कोई भी ए का एलिमेंट आप उठाएंगे वो बी सेट बी में भी मौजूद होगा। और इस कंटेस्ट में हम बी को सुपर सेट कहते हैं। बी इज द सुपर सेट ऑफ ए। तो अगर ए सबसेट है बी का, तो बी उसका सुपर सेट कहलाएगा, यानी बड़ा सेट है, प्रॉपर सबसेट है। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ ए बट नॉट इक्वल टू बी, देन ए इज कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अगर ए और बी इक्वल हो जाएं, आई मीन कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो फिर वो प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, रादर इम्प्रॉपर और इक्वल सबसेट हो जाएगा। नेक्स्ट, ये एग्जांपल्स के साथ भी एक्सप्लेन किया जा रहा है। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बच्चे आप लोग पूछ लीजिएगा। ये पावर सेट है। पावर सेट की डेफिनेशन भी आपने पढ़ी होगी। इट इज अ सेट ऑफ पावर सेट of a set A is a set containing all possible subsets of A including the empty subset। तो हर सेट के एटलीस्ट दो सबसेट्स होते हैं, एक वो एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है, और वो सेट इटसेल्फ जो है वो अपना सबसेट होता है। तो इनको हम ट्रिवियल सबसेट्स कहते हैं एक्चुअली। इसके अलावा जो सबसेट्स होते हैं वो नॉन ट्रिवियल सबसेट्स होते हैं। तो अगर एक सेट ए है, उसके पॉसिबल सबसेट्स आप लिखते हैं इंक्लूडिंग सेट इटसेल्फ और उसका एम्प्टी सेट। तो इन बेसिकली सबसेट्स को अगर एक सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो उसको हम पावर सेट कहेंगे। तो आपके पास कोई सेट ए है, उस सेट के तमाम पॉसिबल सबसेट लिखें और उसको सेट की नोटेशन में लिखें, कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे, तो दैट विल बी अ पावर सेट। तो पावर सेट्स में एलिमेंट्स की तादाद कितनी होती है? 2 रेज़्ड पावर m। 2 रेज़्ड पावर n का मतलब ये होता है कि अगर ए में एलिमेंट्स लेट से 5 हैं, तो उसके पावर सेट्स में एलिमेंट्स 2 रेज़्ड पावर 5 होंगे। आप चेक भी कर सकते हैं इसको वन बाय वन। लेकिन पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या जब हम कहते हैं कार्डिनैलिटी ऑफ अ पावर सेट क्या होती है, इट इज 2 रेज़्ड टू पावर कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ए। सेट ए में अगर n है तो 2 रेज़्ड पर n, सेट ए में 3 है तो 2 रेज़्ड पर 3, यानी 8 एलिमेंट्स होंगे पावर सेट में। ये नेक्स्ट ओके, सबसेट्स के रिलेशंस हैं, कुछ सेट्स डिफाइन किए गए हैं कि कौन सा सेट ए सब बी का सबसेट है नहीं है, वो अपना सबसेट है नहीं है। ये जस्ट एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन किया जा रहा है। सेट की इक्वलिटी स्लाइड नंबर 21 में एक्सप्लेन की गई है कि अगर सेट ए सबसेट है सेट बी का और सेट बी सबसेट है सेट ए का, देन ए मस्ट बी इक्वल टू बी और बी मस्ट बी इक्वल टू ए। यानी दो सेट्स इक्वल कब होते हैं? जब वो दोनों एक दूसरे के सबसेट्स होते हैं। ये डेफिनेशन है उसकी। हाँ, अलबत्ता सेट्स में जो पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स है, दैट कुड बी चेंज, दैट कैन बी चेंज एक्चुअली। जैसे अब आप देखें इस एग्जांपल 1 में, अगर आप देखें तो सेट ए के एलिमेंट्स भी 1 2 3 4 हैं, सेट बी के एलिमेंट्स भी वही हैं, लेकिन उनको डिफरेंट ऑर्डर में लिखा गया है। सो इट डजंट मीन कि ये कोई डिफरेंट सेट्स हैं, बल्कि ये इक्वल सेट्स हैं। ये डिफरेंट नोटेशंस जो हैं उनको एक्सप्लेन कर दिया गया है कि
अपर केस लेटर, लोअर केस लेटर, सेट्स की नोटेशन क्या होगी, अगर वो मेंबरशिप है, बिलोंग करता है, नहीं करता है, सबसेट, प्रॉपर सबसेट, नॉट अ सबसेट, सुपर सेट, कंडीशनल स्टेटमेंट, अगर आप कहते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है, फिर कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट की जो नोटेशन होती है, ये दो पैरेलल ब्रैकेट्स आप लगा देते हैं, कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट होती है, ये नोटेशन है सर। देन आपके पास ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल आता है वैन डायग्राम्स का, which were introduced actually in 1880 by John Venn, कि सेट्स को एक डायग्राम की रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं। लाइक आपके पास एक कोई भी सेट है, उसके एलिमेंट्स को आप किसी एक डायग्राम की शक्ल में लिख लेते हैं, और फिर एक सेट को, यानी एक सेट की डायग्राम को दूसरे सेट की डायग्राम के साथ आप रिलेट करते हैं। तो आप विजुअलाइज कर रहे हैं सेट थ्योरी को इन द फॉर्म ऑफ वैन डायग्राम। तो डिफरेंट रिलेशनशिप्स जो हैं बिटवीन सेट्स एंड देयर एलिमेंट्स, दे कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ अ डायग्राम विच इज नोन एज वैन डायग्राम। वैन डायग्राम बड़ी सिंपल सी है कि आपके पास कोई भी यूनिवर्सल सेट है विच इज कंटेनिंग एवरी सेट एक्चुअली इन इट। यूनिवर्सल सेट को आप एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आप इसमें देख रहे हैं, और उसके जितने भी अंदर सेट्स आ रहे हैं उनको आप ए बी सी सर्कल से डिनोट कर देते हैं। अब जैसे सेट ए है, रेड सर्कल से डिनोट किया गया, ये जो कलर किया गया, ये कलर रिप्रेजेंट कर रहा है कि सेट ए के एलिमेंट्स हैं। इसी तरीके से ब्लू कलर जो है, इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो सेट बी के एलिमेंट्स होंगे। जो ए और बी से बाहर एलिमेंट्स होंगे, वो आप ये कह सकते हैं कि वो ए के कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट्स में आएंगे, यानी ए और बी उसमें से माइनस हो रहे होंगे, लेकिन वो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं। तो अब बाज़ का इन सर्कल्स को अगर इनका कोई कॉमन रीजन है, तो उस कॉमन रीजन में वो एलिमेंट्स होंगे जो ए और बी की इंटरसेक्शन में आ रहे हैं। इसी तरीके से कुछ एलिमेंट्स अगर ए में नहीं है और बाकी पोर्शन में है, तो हम कहते हैं ये ए का कॉम्प्लीमेंट है, एक्चुअली यू माइनस ए। या कुछ बी में है, बी में नहीं है और बाकी उसका जो पूरा पोर्शन है उसमें एलिमेंट्स लाई करते हैं, तो हम कहते हैं ये बी का कॉम्प्लीमेंट है। सिमिलरली जब आप कहते हैं कि ए यूनियन बी, तो वैन डायग्राम में जो ए और बी की जो वैन डायग्राम्स हैं, एक्चुअली ये जो सर्कल दिए हुए हैं, ये पूरे, यानी ये आप इनको कलेक्टिवली लिख देंगे, ए यूनियन बी विच इज कंटेनिंग एवरी एलिमेंट ऑफ ए एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इन इट। तो ये कंबाइन होकर रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये वैन डायग्राम से भी सेट्स के ऑपरेशंस को डिफाइन करके आप वैन डायग्राम की शक्ल में भी उनको लिख सकते हैं, इजी अंडरस्टैंडिंग सेट थ्योरी के लेने के लिए। जैसे इसको एक्सप्लेन किया गया है स्लाइड नंबर 24 में भी, कि सेट्स को, अच्छा सेट्स की तीन नोटेशंस होती हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं शुरू में ही जब हमने डिस्क्रीटेड कॉन्टिन्यूस की बात की थी और सेट्स को रिलेट किया था लॉजिक के साथ। तो हमने ये बात की थी कि आपके पास तीन वेज हैं एक सेट को रिप्रेजेंट करने के, लिखने के। एक तो उसका डिस्क्रिप्टिव वे है, जैसे आप कहते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर्स, तो ये एक डिस्क्रिप्टिव वे है। फिर आप उसको टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। टेबुलर फॉर्म क्या होती है कि आपने उसके इंटीजर्स जो हैं वो लिखना शुरू कर दिए हैं, लेट्स से 1 2 3 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस, ये टेबुलर फॉर्म है उसकी। एक है उसकी सेट बिल्डर नोटेशन। तो आप उसको सेट बिल्डर नोटेशन में, जैसे यहाँ पे एक जो सेट ए लिखा गया है, ये सेट बिल्डर नोटेशन में लिखा गया है। लेफ्ट साइड पे ये जो सेट डेफिनेशन है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर एंड x इज लेस और इक्वल टू 8। तो ये सेट बिल्डर नोटेशन है। तो अगर मैं ये कहूँगा कि इसको डिस्क्रिप्टिव वे में लिखें, तो आप कहेंगे इट इज अ सेट ए कंटेनिंग ऑल इन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 8, नॉट ग्रेटर देन 8 भी कह सकता हूँ। इसी तरीके से ये जो राइट साइड पे इन एलिमेंट्स को लिखा गया है सेट बिल्डर नोटेशन से, ये टेबुलर फॉर्म है एक्चुअली सेट्स। तो सेट्स can be written in three ways actually: descriptive way, tabular way, and then the set builder notation way. तो ये सेट्स लिखे गए हैं और फिर इन सेट्स को वैन डायग्राम से रिप्रेजेंट भी किया गया है। ये जो येलो रीजन है दैट इज कंटेनिंग द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड सेट बी। सेट ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको नोटेट कर रहा है, और ये यानी ये कॉमन रीजन है सेट ए और सेट बी का। तो अगर आप यूनियन लेंगे तो यूनियन में आपके पास ये तीनों कलर्स आ जाएंगे, और इंटरसेक्शन लेंगे तो सिर्फ ये येलो कलर आएगा। तो वैन डायग्राम एक्सप्लेन कर रही है
और यहाँ से आप एक सेट दूसरे सेट का सबसेट है या नहीं है, इससे भी आपको पता चल जाएगा। मतलब आप कहते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब ए का हर एलिमेंट सेट बी में होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि 1 3 5 7, ये जो रेड कलर है, इट इज कंटेनिंग सम नॉन जीरो एलिमेंट, सम एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, बट दे आर नॉट इन सेट बी। इसी तरह सेट बी में एक एलिमेंट है जिसे हम कहते हैं 10, जो ब्लू कलर में है। सो सेट बी भी सेट ए का सबसेट नहीं है। सो ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, बी सेट बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। तो हम कह सकते हैं ना ये एक दूसरे के सबसेट है, ना ये एक दूसरे के सुपर सेट्स हैं। जब सबसेट नहीं है तो सुपर सेट भी नहीं। क्या ये डिस्टिंक्ट सेट्स हैं, या मैं इसको कहूँ डिसजॉइंट हैं? तो नहीं, डिसजॉइंट नहीं है। इनके दरमियान कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं जो कि येलो कलर में आपको नजर आ रहे हैं, इस येलो रीजन में। ओके, तो इस वेन डायग्राम से आप पूरी सेट थ्योरी को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये भी एक इजी वे है चीज़ों को एक्सप्लेन करने का। सिमिलरली ये एक फर्दर एक्सप्लेनेशन वेन डायग्राम से दी गई है। फिर आपके पास कोई एक एक्सप्रेशन अगर लिखा जाए, सिंपल एक्सप्रेशन, तो उस एक्सप्रेशन को, यानी आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन है, लाइक आप डिमॉर्गन लॉ लिखना चाहते हैं, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को आप लिखते हैं ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो आप इन एक्सप्रेशंस को, सेट्स ऑपरेशन को आप वेन डायग्राम की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और इसके लिए भी अगर आप देखेंगे, ये एक्सप्लेन किया गया है स्लाइड नंबर 27 ऑनवर्ड, बल्कि 28 में। अगर आप देखें कि सेट ऑपरेशंस और वेन डायग्राम, इनको रिलेट किया गया। देखें, जनरली आपके पास दो सेट्स हैं, सेट ए और सेट बी हैं। उनका इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो येलो रीजन के तौर पे दिया गया है, और इसको नीचे डिफाइन भी किया गया है सेट बिल्डर नोटेशन में। A intersection B is containing all elements X such that X belongs to A and X belong to B। अगर यूनियन होगा तो एंड की बजाय आपके पास R आएगा। तो इसी को आपने लिंक किया था लॉजिक के साथ भी। तो बल्कि हम ये कहें कि लॉजिक अगर आपके पास ना हो, लॉज ऑफ लॉजिक ना हो, तो आप ये जो ऑपरेशंस डिफाइन कर रहे हैं, ये ऑपरेशन भी आप डिफाइन नहीं कर सकेंगे। तो बेस्ड ऑन लॉज ऑफ लॉजिक, ये जितनी भी डेवलपमेंट है सेट थ्योरी की, या नंबर सिस्टम्स की, या इवन वेक्टर अलजेब्रा, या इवन मैट्रिक्स अलजेब्रा, ये सारे का सारा उन्हीं लॉज ऑफ लॉजिक पे, उसी फिलॉसफी पे ये डेवलप हुआ है। तो सेट ऑपरेशन एंड वेन डायग्राम को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ, यानी सेट ऑपरेशंस को इन द फॉर्म ऑफ वेन डायग्राम आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। Similarly, जो slide number 38 is containing the union of two sets A and B, so that X belongs to A or X belongs to B. This union is containing every element of A and B. ये जो येलो कलर है, सॉरी ये जो ब्लू कलर है, इट इज कंटेनिंग एवरी एलिमेंट ऑफ ए बी। तो ये यूनियन है। तो वेन डायग्राम से आप यूनियन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसी तरीके से जब आप कहते हैं बी माइनस ए और बी complement A, it is containing only elements of B which are not the member of set A। तो देखें ये कॉमन एलिमेंट, ये जो कॉमन रीजन इनका नजर आ रहा है, ये B और A के एलिमेंट्स कंटेन कर रहा है, और बाकी ये A। तो हम B माइनस A को कहते हैं सिर्फ B के एलिमेंट्स होंगे जो कि A में नहीं होंगे। ये रेड कलर है, इट इज कंटेनिंग द कॉम्प्लीमेंट ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। तो हम ये कहते हैं कि रेड रीजन में वो एलिमेंट्स हैं जो कि सिर्फ B में हैं, A में नहीं। सिमिलरली ये फर्दर वेन डायग्राम से एक्सप्लेन किया जा रहा है। इसमें कोई प्रॉब्लम आएगा तो बच्चे मेरे से आप पूछ लीजिएगा नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि क्विज टाइम मेरे ख्याल में हुआ चाहता है। ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं जिनको स्केच किया गया है, उनके रीजन्स को स्केच किया गया है इन द फॉर्म ऑफ अ वेन डायग्राम। तो आप कोई पर्टिकुलर एग्जांपल लेके भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि जो ये कुछ लिखा गया है ये ठीक है। तो लेक्चर जो 15 है इसी की कंटिन्यूटी में है। फर्दर इस सेट थ्योरी को थोड़ा सा एडवांस लेवल पे डिस्कस किया जा रहा है, और उसके बाद हम फिर नेक्स्ट जो टॉपिक होगा फंक्शंस, रिलेशंस, उनको डिफाइन करेंगे। मीनवाइल अगर आपको क्वेश्चन क्यूरी है तो पूछ लें। क्विज़ के बारे में सिंपल ये है कि आपके पास 10 मल्टीपल क्विजेज हैं, अपना अपना आपने उसमें काम करना है, क्योंकि हर एक के सामने क्वेश्चंस डिफरेंट भी अपीयर होंगे। तो 20 मिनट्स के अंदर अंदर आपने इसको सबमिट करना है। तो कोशिश किया करें कि इसको लास्ट मोमेंट पे ना ले जाया करें, इसको उससे पहले पहले आप सबमिट कर दिया करें। कुछ कैलकुलेशंस बीच में आपको करनी पड़ सकती हैं, उसके लिए आप पेज
पेन अपने पास जरूर रखा करें। इसमें कुछ तो बहुत ट्रिवियल होते हैं और कुछ में थोड़ी सी कैलकुलेशन भी करनी पड़ती है ऑब्जेक्टिव में, तो उसके लिए आप ज़रा अपने पास एक पेज पेन ज़रूर रख लिया करें। जी बच्चे, कोई क्वेश्चन क्यूरी है तो पूछ लें। सर प्रॉपर सेट का बता देंगे। जी बच्चे, ये ज़रा चलें इसको मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये है स्लाइड नंबर, अगर आप देखें 18 को, इफ A is a subset of A but not equal to B, then A is called a proper subset of A, written, ये इसकी नोटेशन है। एग्जाम्पल ये एक्सप्लेन की गई है। देखें ये दो सेट्स हैं आपके पास, एक सेट ए है उसमें एलिमेंट्स हैं, द सेट ऑफ ऑल मैन इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ द सेट ऑफ ऑल पीपल। ओके, अब आप इसको ऐसे समझें कि जो पीपल को आप कैसे डिफाइन करते हैं, पर्सन्स को, मैन एंड वुमेन, उनका जो कॉम्बिनेशन। तो अगर आप उसमें से सिर्फ मैन को क्लासीफाई करते हैं तो मैन इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ द, यानी कि इक्वल सेट्स भी नहीं बनते हैं, ठीक है। सो जो सेट ऑफ ऑल मैन है दैट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ द सेट ऑफ ऑल पीपल। अब जैसे ये नीचे एक एक्सप्लेन किया जा रहा है कि आपके पास ये 1 3 सेट ए है के एलिमेंट्स हैं, जबकि सेट बी के एलिमेंट्स 1 2 3 4 हैं। तो सिंपल क्या है कि सेट ए के एलिमेंट्स जो हैं दे बिलोंग टू सेट बी एलिमेंट्स, प्रोवाइडेड कि ए और बी दोनों इक्वल सेट्स नहीं है। अब अगर मैं ये कहूँ कि सेट ए में भी वही एलिमेंट्स हैं जो सेट बी में हैं, तो ये इक्वल सेट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इक्वल सेट्स में तो आप ये कहते हैं कि A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ A, देन A इज इक्वल टू B। अब जैसे ये तीसरी एग्जांपल अगर आप देखें कि 1 2 3 4 इज अ सबसेट ऑफ 1 2 3 4, इसकी नोटेशन जो है ना, ये इसके साथ इक्वलिटी भी दी हुई है। तो प्रॉपर सेट्स में आप इक्वलिटी नहीं कहते हैं, आप कहते हैं कि अगर A सेट B का प्रॉपर सबसेट है तो फिर A और B इक्वल सेट्स नहीं है, बल्कि सेट A के एलिमेंट्स हैं जो कंटेन करते हैं सेट बी में, लेकिन ए और बी दोनों डिफरेंट सेट्स हैं, दोनों इक्वल सेट्स नहीं है। तो प्रॉपर सेट को आप डिफरेंट या डिस्टिंक्ट सेट्स के तौर पे डिफाइन करते हैं। और बी जो है वो सुपर सेट कहलाता है, वो बड़ा सेट है तो इसलिए हम उसको सुपर सेट कहते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं वो प्रॉपर नहीं है बल्कि इक्वल सेट्स हैं, तो इक्वल में दोनों एक दूसरे के सुपर सेट हैं, दोनों एक दूसरे के सब सेट्स हैं। सर कॉम्प्लीमेंट का भी बता दें, कॉम्प्लीमेंट क्या? चलिए बच्चे, मेरा टाइम हो गया है, इसको नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक्सप्लेन वहाँ पे कर दूंगा कॉम्प्लीमेंट को, जिसको हम कहते हैं डिफरेंस ऑफ द टू सेट्स, ठीक है। सादी सी बात यह है कि अगर ए माइनस बी आपने कहना है, ए माइनस बी, तो मैं कहूँगा ये बी का कॉम्प्लीमेंट है। क्या मतलब? बी के कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि उसमें से अगर यूनिवर्सल सेट की बात हम करते हैं, रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं, तो मैं कहता हूँ ए का कॉम्प्लीमेंट, तो मैं लिखता हूँ यू माइनस ए, यानी यूनिवर्सल सेट के तमाम एलिमेंट्स एक्सेप्ट एलिमेंट्स ऑफ ए। तो जिस सेट का आप कॉम्प्लीमेंट ले रहे होते हैं उसके एलिमेंट्स को आपने माइनस करना होता है यूनिवर्सल सेट में से। तो अगर आप ए माइनस बी कह रहे हैं तो इसका मतलब है ए माइनस बी में सिर्फ वो एलिमेंट्स होंगे जो ए में तो होंगे लेकिन वो बी में एलिमेंट्स नहीं होंगे, माइनस कर रहे हैं आप एक्चुअली। तो हम कहते हैं कि जब दो सेट्स ए और बी, ए माइनस बी लिख रहे हैं, तो हम कहते हैं ए इज रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी। मैं इसको फर्दर भी एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट लेक्चर। सो 1-2 मिनट रह गए, अभी आपके पास क्विज जो है वो पोस्ट हो जाएगा 10:40 पे एग्जैक्टली। 11 बजे से पहले पहले आपने इसको सबमिट कर देना। सर क्लास लीव कर सकते हैं? ऑन कैंपस क्लास में सर क्लास लीव कर दें? जी बच्चे, क्लास आप लीव कर सकते हैं।
और ओके सर। मीनवाइल आप क्विज अटेम्प्ट कर लें। शाबाश।
क्या आपने तुम पढ़ो उसका, मैं तुम्हें मार्क करके भेजती हूँ और अपना क्विज का भी पढ़ना फिर मैं करके भेजती हूँ तुम्हें मार्क हो रही है। यार सोचिए, एक सेकंड, ये पढ़ो और फिर ये अपने वाला पढ़ो। यार सर भी चले गए हैं। इसका क्या है? ये जो अंडर